अब अरे आप ही तो पूछा सर, बोलिए बोलिए। मैं इसी पे बोल आने वाला था, आपने अच्छा हुआ वो सवाल पूछ दिया। देखिए, जितने सुधार हिंदू समाज में हुए, उनकी आवाज पहले हिंदू समाज से उठी। वॉरेन हेस्टिंग्स लॉ बाद में लाए, पहले राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, इन सारी संस्थाओं ने सती प्रथा, बाल विवाह, इन सबके खिलाफ पहले आवाज उठाई और उसके बाद अंग्रेजों ने इसे कानून का रूप दिया। दुर्भाग्य से मुस्लिम समाज से ऐसी कोई आवाज उस समय मुझे नहीं याद पड़ता उठी। शिक्षा को लेकर सर सैयद ने जरूर एक प्रयास किया और उन्होंने मुसलमानों के अंदर एक पाश्चात्य शिक्षा हो, इसके लिए उन्होंने अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। बाकी उनके जो धार्मिक मजहबी मामले या जैसे थे, यूसुफ अंसारी और प्रकाश डालेंगे, इस तरह की आवाजें मुस्लिम समाज से बहुत मुख्य रूप से नहीं उठी। ये भी एक बड़ा कारण रहा होगा, क्योंकि अंग्रेज इस देश को अपना देश न मान के इस देश पर हुकूमत करने आए थे और वो जब हिंदू समाज से आवाजें उठ रही थी तो उन्होंने उसको कानून का रूप दिया। दूसरी बात यह है कि भारत हिंदू समाज में सुधार की प्रक्रिया आजादी के आंदोलन के साथ साथ भी चलती रही और इसीलिए जब 47 में सरकार बनी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, नेहरू जी या सरदार पटेल, सारे लोग ये हिंदू समाज में मूल सुधार करने का बिल लाने का साहस कर सके। मुस्लिम समाज से के भीतर से वो आवाज नहीं उठी। विनोद जी सर, इसी को तो मैं कहूंगा ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स थी। आपने एक नहीं सर सुनिए, तो मेरा सवाल तो सुनिए। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि आज़ादी के तुरंत बाद शायद लोगों ने इसलिए नहीं किया होगा कि अभी अभी बंटवारा हुआ और ये आरोप लग जाएगा कि देखिए अभी बंटवारा हुआ और जो लोग वहां रहना चाहते हैं और उनको परेशान करने के लिए किया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स थी। नहीं, अपीजमेंट नहीं था, ये तत्कालीन परिस्थितियों में देश को एकजुट बनाए रखने का था। अपीजमेंट का क्या मतलब होता है भाई? तो घाव लगा हुआ है, उसपे घाव अगर लगा हुआ है तो उसमें नमक छिड़केंगे या मरहम लगाएंगे? इसमें घाव कहाँ लगा हुआ है सर? जिनको तकलीफ थी वो चले गए, जो हमारे भाई थे वहां रुक गए। अब उनके लिए एक अच्छे कानून की व्यवस्था की जा रही थी। जो रुक गए थे, हाँ, वो इस शर्त में थोड़ी रुके थे कि मेरे देश में मेरा कानून बनाए रखना। जो चले गए थे वो यही कह के गए थे कि ये हिंदुओं का देश है, हिंदुओं की दादागिरी चलेगी। तो आप उसको एस्टेब्लिश करते हैं करके, इसलिए इसको टाला गया। उस समय की परिस्थिति की कल्पना कीजिए आप, अगर आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको मालूम। नहीं सर, एक मिनट सर, वो परिस्थिति की कल्पना शाबानों तक चलती रही। फिर यही तो मैं कह रहा हूँ, ये पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट है। मैं उस पर आ रहा हूँ भाई, आप अधीर क्यों हो रहे हैं वाजपेयी जी? मुझे बोलने तो दीजिए। बोलिए सर। देखिए, आपने कहा ये देश का मुद्दा है, मैं मानता हूं देश का मुद्दा है, लेकिन इसको जनसंघ के जमाने से बीजेपी ने अपना मुद्दा बना के राजनीतिक रूप से इसको ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल किया। समस्या यहाँ है और मुस्लिम मौलानाओं ने इसका विरोध करके उनको उस ध्रुवीकरण की राजनीति को और हवा दी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शाबानों के मुद्दे पर जब आरिफ मोहम्मद खान खड़े होते हैं और पूरी राजीव गांधी की सरकार में उसको डिफेंड करते हैं उस फैसले को, तब वही सारे मुस्लिम मौलाना, और मैं आज बात कर रहा हूं खाली वही नहीं, कांग्रेस के तमाम बड़े हिंदू नेता, ये खुद आरिफ साहब ने मुझे बताया था, वो भी राजीव गांधी पर दबाव डालते हैं कि ऐसा काम मत करिए, इससे मुसलमान नाराज हो जाएंगे, वोट पॉलिटिक्स। तो ये वोट पॉलिटिक्स तो हुई और वोट पॉलिटिक्स दोनों तरफ से हुई। ये भारतीय जनता पार्टी को मैं ये जरूर कहूंगा, उनका शुरू से मुद्दा उन्होंने छिपाया नहीं उसको, इसलिए उनका अधिकार है लाने का जी। और लेकिन इसकी जो तकनीकी समस्या, जो दिक्कतें हैं, वो जरूर उनको हल करना चाहिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का ही मसला नहीं है, इसमें तमाम सारे जो समुदाय हैं, आदिवासी हैं, पारसी हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, और जो तमाम सारे समाज हैं, उनके जो तमाम निजी परंपराएं और कानून हैं, उनको सबको समावेशित करके कैसे एक आदर्श संहिता बने, ये एक चुनौती है। और शायद लॉ कमीशन जो है इस पर कंसल्टेशन भी कर रहा है। मैं तो देखिए, मैं तो ऐसे किसी भी सुधार के पक्ष में हूँ, जो चाहे मुस्लिम महिलाएं हो चाहे हिंदू महिलाएं हो, जो महिलाओं को अधिकार दे। लेकिन एक बात करके, मुस्लिम महिलाओं की जितनी चिंता है वो होनी चाहिए किसी भी सरकार को, लेकिन साथ साथ उन हिंदू महिलाओं की भी चिंता होनी चाहिए जिनको बिना कोई कानूनी अधिकार दिए, उनके लाखों महिलाएं ऐसी जिनको उनके पतियों ने छोड़ करके और बिल्कुल डिजर्टेड कर दिया, उनके लिए कोई जी मेरे ख्याल में सुविधा नहीं है। जी विनोद जी, इसका भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, ये एक बड़ा मुद्दा है, ये इस पे एड्रेस होगा, ये इस पे एड्रेस होगा। कहाँ हो रहा है? नहीं, 50 साल से एड्रेस नहीं हुआ, सर। मैं तो कई दादी, नानी, चाची, ताई, बुआ ऐसी हम लोग हैं जिनके पति चले गए छोड़ करके विदेश, या चले गए, वो बेचारी पड़ी हुई ना इधर की ना उधर की। नहीं, ये एड्रेस होगा सर। इस अब देखिए, बहुत अच्छा सवाल करने, नहीं एक मिनट सर, आशुष जी आप ही से पूछूंगा मैं इस। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग लॉ है, अब आप उस पर
नहीं FIR करना चाहते, नहीं उस पर काम करना चाहते, पति छोड़ के अमेरिका चला गया और आपने उसको वैसे एक्सेप्ट कर लिया, तो उसमें फिर अब कानून क्या करे? कानून तो तभी काम करेगा जब आप उसके लिए खड़े होंगे। अश्विनी जी जवाब दीजिए, कई सारे सवाल विनोद जी ने उठाए। नहीं, देखिए, पहली बात तो मेरा ये मानना है कि संविधान में जो विषय रखा हुआ है, अगर उसको कोई पार्टी अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर रही है तो उसको क्रिटिसाइज करने की बजाय हमें तो कहना चाहिए कि कम से कम एक पार्टी है जो संविधान के मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में डाल रही है और उसको लेके इलेक्शन में जा रही है। बाकी पॉलिटिकल पार्टियां जो संविधान को 125 बार बदल चुकी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटती हैं और संविधान की आत्मा जो कॉमन सिविल कोड है आर्टिकल 44, बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था ये तो संविधान की आत्मा है, उसको अपने मैनिफेस्टो में नहीं डालती, तो अब उनको हम कैसे दोनों को बराबर मान लें कि ये पॉलिटिकल मुद्दा है? इसलिए मेरा ये मानना है कि ये पॉलिटिकल नहीं, ये प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा है, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी का है। और अगर एक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में ला रही है तो उसको धन्यवाद देना चाहिए। कम से कम एक पार्टी है जो साहस के साथ ला रही है। जी अश्विनी जी, इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज की तारीख में यानी 2023 में भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, AIM, ये सारे आज भी विरोध कर रहे हैं। विनोद जी तो बता रहे हैं कि भाई ये होना चाहिए, लेकिन वो आज भी इसी बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। साहब आभा जी और हर्षवर्धन जी के पास चलते हैं। आभा जी, आपकी टिप्पणी इस पे। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। नहीं, अरे विनोद जी आप इतना, अरे पर्सनली मत लीजिए सर। विनोद जी विरोध का मतलब आप पर्सनली मत लीजिए। विरोध का मतलब आप एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं जिसको आज भी कई लोग इंडोर्स कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ना कि विद इन कांग्रेस भी लोग विरोध करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हो रहा है दरअसल। आज अभी प्रमोद तिवारी की बात सुने, इनको राज्यसभा सांसद है, वो कह रहे हैं कि ये राजनीतिक एजेंडा है। जी पहले आभा जी, फिर उसको हर्षवर्धन जी। मुझे बोलने देंगे कि नहीं देंगे? जी आभा जी बोलिए। हाँ नीरज जी, आपने एक तो महिला को बैठा के सबसे आखिर में महिलाओं को तो बोलने का, नहीं, अरे बोलिए मैडम, बोलिए। पुरुषों से ही आप डिसाइड करा लें, महिलाओं की सारी जो है। नहीं, अरे ऐसी बात नहीं है मैडम, महिलाओं के हितैषी बन रहे हैं। लेकिन मैं ये बोलूंगी कि 30% रिजर्वेशन आज तक पार्लियामेंट में आपने दिया नहीं। 21 जो लॉ कमीशन आया उसने क्यों बोला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आना चाहिए? क्योंकि उन्होंने बोला पहले आप जो कम्युनिटीज हैं उनको तो इक्वालिटी दीजिए। पहले आप रिलीजन में इक्वालिटी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप स्त्री पुरुष की इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं। इसी बात पे जस्टिस चौहान ने, जो 21 लॉ कमीशन के चेयरपर्सन थे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया UCC। मैं कहती हूँ UCC आना चाहिए, लेकिन वो क्यों हमारे जो संविधान जिन्होंने बनाया उसको फंडामेंटल राइट में क्यों नहीं डाला? उन्होंने उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाला कि ये जो है इट शैल कम, जो आपने बोला वो उन्होंने उसमें वो नहीं कर दिया कि इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। वो आएगा क्योंकि हमारा जो प्रियम्बल है वो कहता है कि वी आर अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो सबसे पहले हमको जो हमारा सेक्युलर वो संविधान कहता है उसको मेंटेन करना है। और 44 लाने के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए सबको एक मत होना पड़ेगा, सारे स्टेक होल्डर्स को सामने आना पड़ेगा, उसके बाद होगा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी डिसाइड करे और ऊपर से किसी पे थोप दे। ये सभी कम्युनिटीज को, आप जैन कह रहे हैं, क्रिश्चियन कह रहे हैं, सबको एक साथ आना पड़ेगा। क्रिमिनल लॉ की आप बात कीजिए, क्रिमिनल लॉ जो है सब धर्मों पे, सब कम्युनिटीज पे इक्वली लगता है। मेंटेनेंस की बात आती है, मुस्लिम समाज जो है वो DV एक्ट और फैमिली डिवोर्स एक्ट का नहीं मदद ले सकते या एलिमनी नहीं मांग सकते, बट IPC में 125 CRPC का प्रावधान किया गया, जिसमें मैंने खुद कितनी मुस्लिम महिलाओं को मेंटेनेंस दिलवाया है उनके पति से। तो UCC आएगा, लेकिन वो थोपा नहीं जा सकता एक इलेक्शन मैनिफेस्टो बना के। और जो है आप पहले महिलाओं को उनके हक दीजिए। आप उनको, आज भी IAS IPS में 20 से 25% महिलाएं हैं। जब आप उनको जो डिसीजन भी होता है, मुझे हंसी आ रही थी कि जब हम राइट टू टेम्पल एंट्री की बात कर रहे थे तब भी महिलाएं नहीं थी, उसमें महिलाओं के डिसीजन सुप्रीम कोर्ट भी लेता है तो महिला जज नहीं होती है। 32-33 जजों में 2 महिला जजेस बैठती है। तो आप इक्वालिटी के रिलीजन से बात कर रहे हैं, लेकिन आप पहले इक्वालिटी एक्चुअल तो दीजिए। इसलिए जो है UCC का समय अभी ये नहीं आया कि चुनाव के वक्त बात करने लगे। अब जी एक मेरा सवाल है आपसे। आपने कहा कि एक राय बननी चाहिए, उसके बाद इसको करें, और दूसरा आपने कहा कि IPC अलग है, अंग्रेजों के जमाने की वही बना गए थे IPC। अगर IPC को भी देखें तो उसमें भी अलग अलग धार्मिक संप्रदायों में सजा का प्रावधान अलग अलग है, तो IPC तो बन गई, उसमें तो किसी का विरोध नहीं है, IPC ठीक चलेगी। नहीं, IPC में एकता कैसे बनेगी? सेम है, 302 लगेगा। नहीं, आप समझे नहीं। मर्डर मैडम, तो वो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, आभा जी, अरे आभा जी सवाल तो मेरा सुनिए। आभा जी मेरी प्ली तो सुन लीजिए।
धार्मिक कानूनों के हिसाब से सजा का अलग अलग प्रावधान, लेकिन उसके बावजूद हमने एक आईपीसी बना रखी है जो सब पे समान लागू होती है। मेरा सवाल ये है, तो जब वहां पे हो सकता है तो यहाँ शादी और विवाह और उत्तराधिकार और गोद लेने में क्यों नहीं हो सकता? मेरा सवाल ये था। और एकता मत है कि कैसे बनेगा बताइए ना, इसका कोई फार्मूला नहीं, सब एक मत कभी हो नहीं सकता। आज देखिए 2023 में भी विरोध कर रहे हैं लोग। अब जी संक्षेप में बताइए। नहीं तो बिल्कुल, तो जब संविधान बना था तो इसको फंडामेंटल राइट में आपने क्यों नहीं डाल दिया यूसीसी को? आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाला क्योंकि वो एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट नहीं है। और इसकी बात जो है, और आपको जो है अपना सेक्युलर टच जो हिंदुस्तान आज बड़े गर्व से कहता है उसको आप नहीं हटा सकते। ये मैं जरूर कहती हूँ कि मुस्लिम महिलाओं को भी डिवोर्स एक्ट, डीवी एक्ट का फायदा मिलना चाहिए, तो आप उसको लाइए, लेकिन उसको एक स्टेक होल्डर्स को जो 22nd लॉ कमीशन कह रहा है, वो कह रहा है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, स्टेक होल्डर्स है, सबको सेम प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और एक अच्छे ढंग से यूसीसी पे डिस्कशन करके इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ना कि सब सेक्स को लड़ाकर। अश्विनी जी 30 सेकंड बोले, फिर हर्षवर्धन जी से मैं जवाब लूंगा, फिर ब्रेक लूंगा। बताइए 30 सेकंड बताइए क्या बोला। देखिए, पहली बात तो जिस आर्टिकल 44 की बात कर रहे हैं जो अभी डायरेक्टिव में आया, इनफैक्ट आर्टिकल 35 था, ओरिजिनली ये फंडामेंटल राइट ही था, लेकिन उस समय की कंस्टिट्यूएंट असेंबली के पास इतना टाइम नहीं था कि फर्क होता है, कानून बना दे। आप भी वकील हैं, था और है में फर्क होता है। अरे सुन तो लीजिए मैडम, सुन लीजिए। हाँ, ये आर्टिकल 35 था, लेकिन संविधान सभा के पास इतना टाइम नहीं था। 1948 आ चुका था, 23 नवंबर 1948 को पास हुआ। 2 साल के बाद इमीडिएटली टाइम बाउंड तरीके से पूरा इंप्लीमेंट करना था, तो उन्होंने बोला इतने शॉर्ट टाइम में हम पूरा इसका कानून नहीं पाएंगे, इसलिए आर्टिकल 37 में लिखा। पहले आर्टिकल 37 आया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नेवरथलेस फंडामेंटल। किसी भी मामले में डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल जी अश्विनी जी नहीं है। ये जो एक नहीं, सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं 10 जजमेंट है जिसमें कहा गया है में मत जाइए, उसकी विवेचना मत। अश्विनी जी एक मिनट रुकिए, हर्षवर्धन जी बात देखिए, मैंने जो एक सवाल रखा था मैं वहीं से लेके आता हूँ। हर्षवर्धन जी आपके लिए सवाल है, आईपीसी है हमारे पास कि आपने कोई क्राइम किया तो सेम कानून लगेगा सबके ऊपर, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो। उसमें आईसीसी क्यों नहीं हो सकता? सर एक मिनट, अरे सर अश्विनी जी मुझे हर्षवर्धन जी सवाल तो पूछने दीजिए। वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, जबकि शरिया के हिसाब से रेप के लिए अलग अलग कानून की व्यवस्थाएं हैं, कैसे प्रूव होगा, क्या होगा, हिंदुओं के यहाँ अलग होगा, फलाने के यहाँ अलग होगा, उत्तराधिकार के अलग अलग नियम बने हुए। क्रिमिनल लॉज भी हिंदुओं के अलग हो सकते हैं, उनके अलग हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हमने एक आईपीसी बना ली है। अब आते हैं ये पर्सनल लॉज पे। दरअसल पर्सनल लॉ के और डीप में जाइए तो ये इकोनॉमिक राइट्स के सारे इश्यूज हैं। इसको कैसे आप सेकुलरिज्म और रिलीजियस इससे जोड़ सकते हैं? उत्तराधिकार, डिवोर्स कैसे देंगे, गोद किसको लेंगे, आपका नेचुरल प्रॉपर्टी राइट किसके पास जाएगा, आप अपना घर अपने पड़ोसी को बेचेंगे कि अपने भाई को बेचेंगे, इसमें कहां से धार्मिक चीजें आ गई? ये तो बहुत ही इकोनॉमिक राइट्स की बात है बेसिकली, ये जो यूसीसी की पूरी बहस चल रही है, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। हर्षवर्धन जी। नीरज जी देखिए, जब विद्वान वकील लोग बैठे हों तो जीरा वैसे होने लगती है तो तारीख पे तारीख टाइप हो जाएगा, क्योंकि विद्वान वकील लोग हैं तो एक के पास तर्क होगा, दूसरे के पास और बड़ा तर्क होगा। लेकिन मनुष्य मानने का इतनी संवेदनशीलता दिखाई जाएगी या नहीं दिखाई जाएगी, या मनुष्य नहीं मानेंगे हम? और गजब की बहस है। मैं तो साहस को दाद देता हूं जो आज के समय में जो लोग कोई भी जरा सा भी नुक्ता लगा के भी, बट लगा के, किंतु परंतु लगा के और इसका समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं इसे? और वो सारे आधुनिक लोग हैं, उन्होंने अपने घर में बच्चे बच्ची को एक बराबर अधिकार दिया है। वो चाहते हैं कि सड़क पर निकलें तो रेड लाइट किसी और के लिए ना रेड हो जाए, किसी और के लिए ग्रीन ना हो जाए। वो चाहते हैं कि जब किसी जगह पर वो जाएं तो उनके साथ एक बराबर व्यवहार हो। वो यहां तक चाहते हैं कि अगर किसी की स्वतंत्रता है, वो कैसे सोचता है, कैसे रहता है, कैसे खाता है, कैसे संबंध बनाता है, वो सब वो कहते हैं खत्म कर दो। और वही जो एक्सट्रीम पे बैठे हुए लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, यहां तो मुसलमानों के हक हुकूक को एकदम से दबा दिया जा रहा है। अभी मैं सुन रहा था, अद्भुत बहस है ये, सहमति बनाने तक रुकेंगे। संविधान सभा की बहस में जो जो कहा गया, जिन विद्वान लोगों ने ये सब चर्चा की, तो पहली बात तो मैं इस बात से सहमत हूं कि वो सब विद्वान और समझदार लोग थे, लेकिन उनसे आज के समय में कम विद्वान और कम समझदार लोग हैं ये मानने को कतई तैयार नहीं हुए।
क्योंकि अब तो ये बहुत कुछ झेल के तैयार हुए लोग हैं, बहुत कुछ देख के तैयार हुए लोग हैं। और कॉन्फ्लिक्ट कहां है इस देश में? हर बात का हिंदू मुसलमान का कॉन्फ्लिक्ट यही है ना कि भैया तुम्हारा कानून अलग है। मैं भी ये मानता हूं, मेरा कोई मुस्लिम दोस्त नहीं है जिसने 4 शादी की हो, लेकिन भाई कोई तो है ना। जो यूसुफ अंसारी ने कहा कि अल्लाह का कानून और मुल्ला का कानून, तो कोई तो मुल्ला है जो 4 वाला करता है, कोई तो है ना जो दुनिया भर के जो गलत गलत खबरें आती हैं वो सब करता है। वो बहुसंख्यक समाज को पीड़ा दे रहा है, बावजूद इसके हम एक कानून पर नहीं तैयार हो रहे हैं। और मुझे सचमुच हैरानी की बात है, पीड़ा की बात है कि इसके साथ जोड़ क्या दिया जाता है? सेकुलरिज्म। तब तो ये फ्रॉड वाला सेकुलरिज्म हुआ ना भाई। क्योंकि अगर आप आधुनिक विश्व की बात कर रहे हैं, लिबरल भारत की बात कर रहे हैं, बेहतर भारत की बात कर रहे हैं, तब तो सबके लिए एक बराबर कानून हो। और यहां एक चीज और गलत फैलाई जा रही, मुसलमान को 5 समय नमाज पढ़ना, इससे कोई नहीं रोकेगा। हिंदू को सुबह जाके मंदिर में घंटी बजाना है, पूजा करना है, इससे कोई नहीं रोकेगा। पारसी को जो करना है, जैन को जो करना है, क्रिश्चियन को जो करना है, ये कोई नहीं रोकने वाला। रोकने वाला वो है, वो जो निजी व्यवहार हम लोग एक साथ करते हैं, वो जो निजी व्यवहार समाज में हमारे रहने जीने के लिए बना हुआ है, जिस पे देश का कानून वी द पीपुल ऑफ इंडिया का लागू होता है। अलग अलग है क्या? वी द पीपुल ऑफ इंडिया है ना, हम भारत के लोग। उन सारी चीजों को ठीक करने की जिम्मेदारी सरकारों की थी, जो वो नहीं कर पाई। हमारा समाज इसीलिए आज लड़ रहा है। अब तो कम से कम थोड़ा सा बच जाइए, अब उससे बाहर निकलिए, समान नागरिक संहिता की बात कीजिए। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। विडंबना देखिए आप, क्या गजब है। एक तरफ सेम सेक्स मैरिज पर बहस चलती है इसी देश में, और दूसरी तरफ हम बहस कर रहे हैं कि सिविल कोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये आप पैराडॉक्स देखिए इस आधुनिक भारत का। छोटे से ब्रेक के बाद लौट के इस चर्चा को आगे